मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। ये स्वागत काफ़ी दिन बाद हुआ है क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास काफ़ी दिन से नहीं चल रही थी। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस बात से परेशान भी थे, लेकिन फिर से शुरू हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि पूरा सिलेबस पूरा होगा आपका, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया जाएगा। पॉलिटी को बीच में थोड़ा मैंने खींचा, लगातार दो क्लास आपको लगातार मिले, 3 क्लास। इसकी वजह ये थी कि उसको एक लेवल में लाना था। आपका जियोग्राफी का 50% क्लास पूरा हो गया है, इकोनॉमिक्स भी 50% के आसपास पूरा हो गया है। तो मैंने सोचा कि पॉलिटी करीब 30 से 35% के आसपास जब आ जाए, उसके बाद में फिर हम अन्य सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे और ये सब साथ में चलता रहेगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जैसे आपकी प्रारंभिक परीक्षा से पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा लिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जो और सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट है, आपका हिस्ट्री है, उसको लेकर के भी तैयारी हो रही है। जल्दी से आपको उसकी क्लास मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए खुशखबरी है। कल मैंने एक सेलेक्टेड यूपीएससी एस्पायरेंट से बात किया है। वो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश काडर के ही आईएएस अधिकारी हैं। नाम है उनका कुणाल सिल्कू। आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। उनसे मैंने बातचीत किया है और वो बातचीत का जो इंटरव्यू है, जो पूरा उसका अंश है, वो आपको ओनली यूपीएससी पर देखने को मिलेगा। बहुत जल्द ही आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। उनसे मैंने उन तमाम सवालों को पूछा है जो आप हमसे अक्सर पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे बंदे से बात किया जाए जो सिलेक्टेड है, जो भी काम कर रहा है सिस्टम में। तो बहुत जल्द ही आप वो देखेंगे, आपके सामने होगा। फिलहाल क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजकोषीय व्यवस्था। राजकोषीय व्यवस्था फिजिकल सिस्टम ठीक है ना। राजकोषीय व्यवस्था, और एक शब्द है राजकोषीय नीति। फिजिकल पॉलिसी, ठीक है ना, फिजिकल पॉलिसी। बीते 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। मैंने देखा है आमतौर पर कि विद्यार्थी बजट को नहीं समझ पाते हैं। वो तब समझ पाते हैं जब किसी मैगजीन को पढ़ते हैं, उसमें उसके प्रमुख अंश को काट के लिख दिया जाता है, अच्छा ये है, तब वो समझ पाते हैं। पूरी बात उनको समझ में नहीं आती है। सरकारी डॉक्यूमेंट को समझने के लिए आपकी जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर इंग्लिश में है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसको समझने के लिए। अगर हिंदी में है तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा उस पर्टिकुलर विषय पर जिसकी बात हो रही है, समझ भी आपकी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वो एक कोशिश किया जाता है कि एक संपूर्णता लाई जाए। जो विषय सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं उसमें बहुत सारा संशोधन होने के बाद में आपके सामने आता है, तो वो एक औक्षेप होता है, प्योरिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। उसको समझने के लिए आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए। तो बजट अगर आप नहीं समझ पाते हैं, ये जो सेशन है जिसमें हम राजकोषीय नीति की बात करेंगे, राजकोषीय व्यवस्था और सरकार का आय व्यय कैसे क्या होता है, इनसे आप बजट
पढ़ना, सुनना, समझना ये सब सीखेंगे कि जब बजट आ रहा है तो कैसे उसको समझें। ठीक है, और उसमें बात करते हुए जाती हैं, वित्त मंत्री बोलते हुए जाती हैं, बस आपको टीवी न्यूज में चल रहा होता है हेडर, वही देख करके अच्छा ये इस मद में इतना पैसा दे दिया गया, इस मद में इतना पैसा दे दिया गया, घाटा कैसे निकलता है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो ये जो सेशन पूरा होने वाला है इसमें सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ठीक है, राजकोषीय व्यवस्था या फिजिकल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। राजकोषीय व्यवस्था चाहे किसी गवर्नमेंट की हो या किसी व्यक्ति की हो या किसी पर्सन की हो, सबकी अपनी अपनी एक राजकोषीय व्यवस्था होती है। आप यदि बाहर रह के पढ़ाई करते हैं तो कुछ खर्चा आपको घर से मिलता होगा, ठीक है, और उसके बाद में कुछ खर्चे हैं जो आप करते हैं। तो एक निर्धारित खर्चा है आपका कि आपको महीने में 3,000 रुपये रेंट देना है, रूम का रेंट देना है, 500 रुपये आपका सब्जी का खर्चा है, 500 रुपये आपका राशन का खर्चा है, 1,000 रुपया आपका अन्य खर्चा जिसमें आप अपना कॉपी पेन कलम ये सब खरीदते हैं। तो कुल मिला करके मान लीजिए जो आपका खर्चा हुआ 3 एक 4,000 और 1,000 ये, तो 5,000 रुपये का मान लीजिए आपका खर्चा है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है जिसमें आपका पूरा आय और व्यय होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे आप कहेंगे राजकोषीय व्यवस्था। जब ये किसी व्यक्ति की होती है तो आप कहते हैं ये मेरा हिसाब किताब है। तो जो गवर्नमेंट का हिसाब किताब होता है उसको राजकोषीय व्यवस्था कहा जाता है, फिजिकल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिजिकल सिस्टम। तो जो सरकार का खर्चा पानी का जो वो व्यवस्था है उसी को फिजिकल सिस्टम कहा जाता है कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा कहाँ को जाएगा, ये जो व्यवस्था है यही राजकोषीय व्यवस्था है। अब राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति का मतलब ये होता है, अच्छा अक्सर आपको ये चीज़ सिखाया जाता है कि बेटा ऐसा है खर्चा कम करो, बचाओ पैसा, हाँ सिखाया जाता है। आप भी सोचते हैं कि पैसा बचाएं तो कुछ अच्छा करेंगे। सरकार भी यही सोचती है कि ऐसा हो कि आय बढ़े, क्या हो, आय में बढ़ोतरी हो, आय आपका बढ़े और खर्चा जो आपका यानी कि जो व्यय है आपका वो क्या हो, घटे। तो जब आय को बढ़ाने और खर्चे को घटाने के लिए कोई नीति, कोई प्लान बनाया जाता है तो उस प्लान को ही कहते हैं राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। यानी कि सरकार के आय को बढ़ाना और उसके खर्चे को कम करना, या यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो है प्रबंधित करना, कम करना नहीं, प्रबंधित करना। क्योंकि बहुत जो ऐसे खर्चे जिन्हें कम नहीं किया जा सकता है लेकिन मेंटेन जरूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आय को बढ़ाना और खर्चे को प्रबंधित करना ही क्या कहलाता है, राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी कहलाता है। देखिए इकोनॉमिक्स कठिन नहीं है लेकिन इसकी टर्मिनोलॉजी कठिन है। अब आप किसी को ऐसा बताएंगे कि सरकार का खर्चा पानी कैसे चलता है, उसी का लेखा जोखा जो है वो राजकोषीय सिस्टम है, राजकोषीय व्यवस्था है। कितना इजीली समझ में आ गया। अब जब लिखा है राजकोषीय व्यवस्था, फिजिकल सिस्टम, बड़ा कठिन लगता है। राजकोषीय पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी क्या है। जब फिजिकल पॉलिसी आपसे कोई पूछेगा आप तो बड़ा से डर जाएंगे, कितना बड़ा शब्द है, कोई बड़ा परिभाषा होता होगा, कोई बड़ी थ्योरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के आय को बढ़ाना और उसके खर्चे को कम करने की कोशिश के लिए जो प्लान बनाया जाता है वो राजकोषीय नीति कहलाती है। और इस राजकोषीय नीति की जिम्मेदारी किसकी होती है, वित्त मंत्रालय की। किसकी, वित्त मंत्रालय की। अब वित्त मंत्रालय करता क्या है, इसके लिए प्लान बनाता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है या ये नहीं करना है जिससे हमारा खर्चा बचेगा और हमारा आय बढ़ेगा। तो ये सब पूरी प्लानिंग कौन करता है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के मुखिया कौन होते हैं, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री का काम ये है वो साल में कितना खर्चा होगा सरकार का उसका एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, कि आने वाले वर्ष में कितना खर्चा होगा उसका एक अनुमान लगाते हैं। जैसे जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया तो उसके साथ तो क्या लेकर के आई, एक दस्तावेज लेकर के आई। ठीक है ना, एक दस्तावेज लेकर के आई जिनमें उन्होंने बताया कि भारत सरकार अगले वर्ष यानी कि 2021 में खर्चा कितना करेगी।
यानी कि जो अभी वर्ष आप खत्म हुआ, जनवरी से नया वर्ष 2021 आ गया, इस वर्ष जो सरकार का खर्चा होगा वो कितना होगा, उसका एक लेखा जोखा उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके बाद में वो ये बताती हैं कि इस खर्चे को मेंटेन करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। यानी कि पहले व्यय को बताएंगी, फिर आय को बताएंगी, और इसी लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। और ये बजट जो है वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि भारत के राष्ट्रपति के खाते से पैसा जा रहा है, उनके नाम से जारी होता है। ठीक है, इसीलिए बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका बजट और राजकोषीय व्यवस्था, राजकोषीय नीति। चलिए अब इससे बात आगे करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर जो बात निकल करके आई वो ये है कि खेल वही है आय और व्यय का। ठीक है, और उसी को समझना है, उसी से आप बजट समझ जाएंगे, उसी से आप आयात निर्यात समझ जाएंगे, उसी से आप सरकारी कर्ज समझ जाएंगे, हर चीज आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। तो पूरा खेल किसका है? आय और व्यय का। पूरा खेल किसका है? आय और व्यय का पूरा खेल है। तो सबसे पहले आय यानी कि इनकम। ठीक है, तो इनकम जो है यानी कि आय जो है वो दो प्रकार का होता है। एक राजस्व आय, राजस्व आय, और दूसरा पूंजीगत आय। राजस्व आय और दूसरा पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय भी दो प्रकार का होता है आपका, राजस्व व्यय और दूसरा आपका पूंजीगत व्यय। ठीक ना। अब इसी को आपको समझना है एक एक करके कि ये है, इसका मतलब क्या है, राजस्व व्यय में क्या आएगा, पूंजीगत व्यय में क्या आएगा। कई बार तो इससे सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि अगर सरकार ने किसी को ऋण दे रखा है, मान लीजिए भारत सरकार ने किसी को ऋण दे रखा, किसी संस्था को ऋण दे दिया या किसी दूसरे देश को ऋण दे दिया, तो उस ऋण से जो ब्याज मिलेगा वो सरकार का राजस्व प्राप्ति होगा या कैपिटल गेन होगा, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति होगा। बताइए, आप सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या होगा। अभी जब मैं बताऊंगा आप सब एकदम समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। या ये पूछे कि जब सरकार को मूलधन मिल रहा हो, मान लीजिए भारत सरकार ने 100 रुपए किसी को लोन दिया था, तो 100 रुपए का ब्याज जो होगा वो किस प्रकार की प्राप्ति होगी, या अगर वो मूल ही मिल जाए यानी कि मूलधन जो दिया था वो मिल जाए तो किस प्रकार की प्राप्ति होगी। या व्यय के मामले में अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, जैसे गैस सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, या पेट्रोल डीजल में सब्सिडी दी जाती है, तो वो क्या होगा, राजस्व व्यय होगा कि पूंजीगत पे होगा। या सरकार आपके लिए स्कूल बनवाती है, शिक्षकों को वेतन देती है, अस्पताल बनाती है, डॉक्टरों को वेतन देती है जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, सड़कें बनाती हैं, पुल का निर्माण करवाती है, ये सब क्या होंगे, ये कैपिटल होंगे कि राजस्व होंगे। ये सारी बात आपको समझ में आएगी। खूब सवाल इससे आते हैं और इससे आपका समझ विकसित होगा सरकार को लेकर के। देखिए, सरकार को लेकर के दो विषय ऐसे हैं जिन पर अगर अच्छी पकड़ आपकी हो जाए तो आप सबको समझ पाते कि चल क्या रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। अरे मोदी जी हैं, कोई योजना लाए होंगे, ये है वो है, या आपके अधिकार क्या, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन दो सब्जेक्ट, एक तो पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था, और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, एक विषय ये, और दूसरा है इकोनॉमिक्स। अगर इन दोनों विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो गई तो आप आईएएस बने या ना बने, लेकिन आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे और आपका भला उससे जरूर होगा, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि देश में गतिविधियां चल किस तरीके से रही हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आर्थिक गतिविधियां कैसी होती हैं, और वो आपके लिए बहुत सारे अवसर खोल लेंगे।
ठीक है ना। तो इन दो विषय पर आप अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, समझ विकसित कीजिए। अखबार खोलिए, रोज पढ़िए कि उसमें जो खबर आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उनको पढ़िए, या बहुत सारे ऐसे खबर आते हैं। कल ही मैंने अखबार में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है PIL को सुनते हुए एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट ये दिया कि अगर आपने कोई घर खरीदा है, उस घर का कोई विवाद चल रहा है, तो आप इसको लेकर के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार का जो केस है वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। और अनुच्छेद 32 क्या है? आपका संवैधानिक उपचार है, जिससे अभी आप पढ़ेंगे, ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। तो संवैधानिक उपचार में ये होता है कि जब आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन करे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हुआ क्या कि एक महोदय अपना PIL लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। किसके लिए? उनका कोई होम लोन का कोई मामला था, इसलिए लेकर पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा अगर आप करेंगे तो पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट केवल होम लोन का विवाद निपटाएगा, और बाकी जो देश में उल्टा सीधा चल रहा है, जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, उसको कब सुनाई, उसकी सुनाई कब होगी? तो इसलिए इसके तहत कोई अगर होम लोन या ऐसे कोई नॉर्मल मुद्दों को लेकर के आता है तो ये अलाउ नहीं होगा। आप लोअर कोर्ट में जाइए, उसके अलग अलग न्यायालय बने हुए हैं, वहाँ जाइए, वहाँ उसकी सुनवाई होगी। ठीक है। तो ये जो दो विषय हैं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि कल की खबर है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। इन दो विषय पर अगर आपकी समझ बेहतर होगी तो बढ़िया रहेगा, और वो आपको IAS या IPS PCS बनाए ना बनाए, लेकिन एक बेहतर इंसान जरूर बनाएगी। ठीक है। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे राजस्व आय क्या होता है, बाकी मैं मिटा दे रहा हूं। राजस्व आय ऐसा आय होता है जब सरकार अपना बिना कोई पूंजी लगाए पैसा उसे मिले, यानी कि कोई पूंजी नहीं लगा रही सरकार, फिर भी उसका आय हो रहा है, तो राजस्व आय होता है। एग्जाम्पल देंगे तब आप समझ पाएंगे। पूंजी का मतलब होता है अपना सरकार पैसा लगाए या कोई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे किसी को, इसको कहेंगे कि उसने अपना पूंजी लगाया है। ठीक है। तो बिना पूंजी लगाए जब सरकार को कोई आय मिले तो उसे कहते हैं राजस्व प्राप्ति। ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति में सबसे पहला क्या होगा? कर प्राप्ति। है कि नहीं है? आप ही बोलिए, है कि नहीं है? है ना। कर प्राप्ति, जो टैक्स आप देते हैं उसके लिए सरकार तो कुछ नहीं कर रही है ना, कि कुछ कर रही है? नहीं कर रही है। हाँ, जब कर मिल जाता है तो आपके लिए सरकार योजनाएं बनाती है, वो किस में जाएगा? कैपिटल, वो बे में जाएगा। लेकिन जब आय की बात हो रही है तो आय जनरेट करने के लिए आपको सरकार ने कुछ नहीं दिया है। ठीक है ना। ये कर प्राप्त करने के लिए। दूसरा है ब्याज की प्राप्ति। ठीक है ना। ब्याज की प्राप्ति भी क्या होगी? राजस्व प्राप्ति होगी, लेकिन जब मूलधन मिलेगा तो कैपिटल गेन होगा। वो क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। ठीक है। सरकारी कंपनियों का मुनाफा, सरकारी कंपनी से मिलने वाला मुनाफा जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे जो मुनाफा जनरेट होता है वो भी राजस्व प्राप्ति में ही आएगा, क्योंकि इसके लिए सरकार ने कुछ बेचा नहीं है, किसी को कुछ दिया नहीं है। वो पहले उन्होंने लगाया था, स्टेबल किया था, अब उससे पैसा जनरेट हो रहा है। ठीक। या जो अब परिवहन से जो आय हो रहा है, परिवहन से जो आय हो रहा है, ठीक है, बस का किराया, ट्रेन का किराया, या अगर सरकार जैसे एयर इंडिया अगर उड़ रही है फ्लाइट से आप बैठ करके जा रहे हैं, उसका जो लाभ आ रहा है वो राजस्व प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो प्राप्तियां होती हैं वो राजस्व प्राप्तियां होती हैं। ठीक है ना। अब कैपिटल प्राप्तियां क्या होती हैं, यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? पूंजीगत प्राप्तियां वह प्राप्तियां हैं जब सरकार को पूंजी उसकी मिलती है। ठीक है ना। क्या मिलती है? पूंजी में। यहां पर पूंजी नहीं मिल रही, पूंजी के ऊपर का जो लाभ है वो मिल रहा है। ठीक ना।
तो इस क्लास में इतना ही। मुझे लगता है कि क्लास लंबी हो रही है, तो बाकी पूंजीगत प्राप्ति और बाकी जो 2 व्यय हैं उसे हम अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।